जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं का पाठ 5 जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जो इस प्रकार से, इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। उपयोगिता, उपयोग में आने के योग्यता, सिलसिला, शुरुआत होना, विवाद, कहा सुनी, टकरार या फिर बहस, सहेज कर, संभाल कर या करीन के चीज़ों को रखना, अहमियत, महत्व, हरकारा, संदेशवाहक या फिर डाक ले जाने वाला, संजोकर, संचित या एकत्रित करना, विरासत, उत्तराधिकार में प्राप्त वस्तु, संकलन, एकत्र करने की क्रिया, जमा करना या संग्रह करना, संग्रहालय, वस्तु को एकत्र करके रखने का स्थान, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, प्रेरित करने वाला या बहुआयामी विविध पहलू। इस पाठ के प्रश्नोत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। पाठ से प्रश्नोत्तर जो पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि पहला कारण क्या है कि पत्रों का आकार बड़ा और तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। दूसरा, पत्रों में आत्मीयता, प्रेम, गहरा लगाव होता है। तीसरा, पत्र को संग्रहित करके पुस्तक का आकार दिया जा सकता है जबकि SMS को नहीं। ग है, पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है जबकि SMS महंगा साधन है। और ड़ है, पत्र पाने वालों के पास केवल साधन होना आवश्यक नहीं है, पर SMS पाने वाले के पास मोबाइल फ़ोन होना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो पत्र के विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है जो निम्नलिखित हैं। पत्र के नाम, पत्र, चिट्ठी जिसे हम संस्कृत में भाषा में बोलते हैं, कागज ये कन्नड़ में बोलते हैं, खत उर्दू में बोलते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख तेलुगु में बोलते हैं, कडिद तमिल में बोलते हैं, पाती पदय में प्रयोग होने वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला का विकास हो, इसके लिए स्कूल पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को विषय के रूप में शामिल किया गया। भारत के अलावा अन्य देशों तथा विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित विचार लिखिए। पत्र लिखित रूप में होते हैं, इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। उपयोगी और शिक्षा पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है। महान हस्तियों के पत्र संग्रहालयों और पुस्तकालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। SMS संक्षिप्त तथा मोबाइल फ़ोन पर होते हैं, उन्हें सहेज कर भविष्य के लिए रखना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 5, क्यों चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल
टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। उत्तर, संचार के बढ़ते साधन फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि का प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग अपने सुविधा अनुसार उनका प्रयोग भी करते हैं और इनसे पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। व्यापारियों तथा विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से किया जाता था, किया जाता है और किया जाता रहेगा। इसके अलावा पत्रों से जो आत्मीय प्रेम तथा लगाव मिल जाता है वह संचार के इन साधनों द्वारा नहीं मिल सकता। अब है पाठ से आगे। पाठ से आगे के क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने का कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट के यदि पत्र भेज दिया जाए तो निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ सकती हैं। पहला, संभवतः पत्र गंतव्य क्या होता है, जो हमारा एम लक्ष्य जहाँ हमें भेजना है तक पहुँचे ही ना। ख, प्राप्तकर्ता को निश्चित टिकट के मूल्य का दुगना दाम चुकाना पड़ सकता है। ग, प्राप्तकर्ता के पास उस समय पैसे न होने पर आवश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घ, पत्र के लिए उचित राशि न दिए जाने पर पत्र वापस आ सकता है। प्रश्न नंबर 2, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तो उत्तर क्या है, सुनने में संक्षिप्त सा लगने वाला पिन कोड शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंकों का होता है। इसका हर अंक अपने में कुछ ना कुछ छिपाए हुए होता है। इसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उस उप क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को सूचित करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिन कोड संख्याओं के रूप में लिखा गया एक पता ही होता है। प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र या महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? उत्तर, महात्मा गांधी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय व्यक्ति थे। भारत में तो वे अत्यधिक लोकप्रिय थे। वे देश में कहाँ होते थे लोगों को पता होता था। वास्तव में वे कहीं भी रहें, पत्र उन तक पहुँचा दिया जाता था और उन्हें मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे। इसीलिए महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर उन्हें पत्र भेज दिया जाता था। अब है अनुमान और कल्पना। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। इसके आधार पर पक्षी और बादल को डाके की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। तो उत्तर है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। वह अपनों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप शायद पत्र अस्तित्व में आए होंगे। पत्रों के आदान प्रदान का यह सिलसिला कबूतरों से शुरू होकर आज मोबाइल, फैक्स और ईमेल तक पहुंच गया है। यद्यपि संचार के इन आधुनिक साधनों के पत्रों की आवाजाही को प्रभावित भी किया है, परंतु इसके बाद भी पत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और लोकप्रिय भी हैं। ग्रामीण जीवन में पत्रों की गहरी पैठ है। वहाँ की अनेक क्रियाएं डाक विभाग की मदद से की जा सकती हैं या फिर चलती हैं। वहाँ डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार पक्षी और बादल भी डाकिए हैं, पर ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान का दिया संदेश हम मनुष्य के लिए लाते हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को हम भले ही ना पढ़ पाएं, पर
इनमें प्रेम, सद्भावना और विश्व बंधुत्व का जो संदेश छिपा हुआ है, यह प्राकृतिक डाकी किसी स्थान विशेष की सीमा में बंद कर काम नहीं करते। ये डाकिये लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि उनको समान रूप से लाभान्वित करते हैं। प्रश्न नंबर 2, संस्कृति साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाट्यकार कालिदास की रचना मेघदूत इस काव्य संस्कृति भाषा में रचित है। इसका कथन इस प्रकार से है। कुबेर अलकापुरी नरेश थे। उनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। वे जो कुबेर की सेवा किया करते थे, इन्हीं यक्षों में से एक यक्ष की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह अपनी नवविवाहित पत्नी की यादों में खोया रहता था तथा राजदरबार के कार्य में प्रमाद दिखाता था। कुबेर को यह अच्छा नहीं लगता और वे उसे अपनी नवविवाहित पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दे देते हैं। शापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने लग जाता है। समय बीतने लगता है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले बादलों की देखकर यक्ष अपनी पत्नी के विरह में विकल हो उठता है। वह जड़ चेतन भेद भूलकर कहीं काले बादलों और अर्थात मेघ के दूत बनकर अपनी पत्नी के पास भेजा और उसके मेघ के रास्ता तथा रास्तों में पड़ने वाले विशिष्ट स्थानों तथा मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझा। कुबेर से यक्ष के विरह व्यथा नहीं देखी गई और वह यक्ष को शाप मुक्त कर देता है। यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में रहने लगता है। इसी कथा का मेघदूत नामक काव्य में सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी को संदेश वाहक बनाकर अनेक कविताओं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत है जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहिए संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान पर पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप उस पत्र को किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे? उत्तर है, प्रश्न के आधार पर 3 गीतों का संग्रह है। पहला, वो है ऐसे बुद्धू ना समझे ये प्यार, जारे कारे बदला बलमू के पास। दूसरा है, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा जा जा। उर्जा काले कागा तेरे मुंह विच खंड पावा आदि। मुझे किसी पक्षी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना पड़े तो मैं यह पत्र ईश्वर को भेजना चाहूँगा। इस पत्र में मैं लिखूंगा कि हे ईश्वर, लोगों को ऐसी सुबुद्धि प्रदान करे जिससे सर्वत्र प्रेम, सद्भाव, त्याग और मानवीय गुणों का विकास हो तथा घृणा, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावना समाप्त हो जाए। केवल पढ़ने के लिए दिए गए राम दरश मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारियां भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह हैं जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। पत्र के पते की तरह क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है, जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अपने क्षेत्र में चले जाते हैं? अपनी कल्पना को पंख लगाकर और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तो उत्तर है, राम दरश मिश्र
जी अपनी कविता चिट्ठी में यह बताना चाहते हैं कि लेटर बॉक्स की अनेक चिट्ठियाँ होती हैं, कोई दुख की तो कोई सुख की, लेकिन सभी अपने अपने लिफाफों में बंद होती हैं। कोई अपना सुख दुख दूसरे को नहीं कहते तथा सभी अपनी मंजिल पाना चाहती हैं, अर्थात अपने पते पर जाना चाहती हैं। यह एक दूसरे के साथ भी क्या है कि जब हम एक दूसरे से हंस रो नहीं सकते। अंत में कवि ने अपने मुख्य विचारों को दर्शाना चाहा है कि क्या हम भी चिट्ठियों की भांति नहीं हो गए हैं। ऐसा कवि का कहना इसलिए है क्योंकि आज समाज में एक साथ रहते हुए भी हम एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं, सभी आत्म केंद्रित हैं। कवि की यह कहना कि रेल के डिब्बे में बैठे सवारी भी अपनी चिट्ठियों की तरह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ भी सभी लोग मिलकर बैठे तो हैं, लेकिन मन में चाह केवल मंजिल पाने की होती है, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। यही संपर्क होता भी है तो वह स्थायी नहीं होता है। विद्यालय को पूरी तरह से लेटर बॉक्स की चिट्ठियों की भांति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्यालय में पढ़कर भले ही विद्यार्थी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन विद्यालय में वे मेलजोल, अपनी आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पित आदि की भावना उनमें होती है। वहाँ शिक्षक सदा उनकी निगरानी करते हैं, काफ़ी हद तक उन्हें आत्म केंद्रित नहीं होने देते। विद्यालय में नैतिक शिक्षा के द्वारा भी विद्यार्थी सामाजिक भावनाओं को समझता है, लेकिन जब विद्यार्थी स्कूल के जीवन के पश्चात जीवन का बोझ अपने कंधे पर लाता है तो उसमें स्वार्थ की भावना अधिक जन्म लेने लगती है। आर्थिक परेशानी से जूझते हुए वह आत्म केंद्रित होता चला जाता है और चिट्ठियों की भांति केवल अपने बारे में ही सोचने लगता है। ये आपकी एक पोएम है, उसमें उसे दे रखा है आपका, तो उसे इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी थी। अब भाषा की बात है। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो हम कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं? पत्र को जोड़ने से बनने वाले 10 शब्द कुछ इस प्रकार हैं: प्रमाण पत्र, मान पत्र, प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संधि पत्र, प्रेम पत्र, आवेदन पत्र, त्याग पत्र, शिकायत पत्र। प्रश्न नंबर 2 है, व्यापारी शब्द व्यापारी के साथ इक प्रत्यय के योग से बनता है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो जो हमने पढ़ा है उसमें इक प्रत्यय आता है। जैसे कुछ है मूल शब्द। प्रत्यय हमारे हमेशा मूल शब्द के पीछे की साइड लगते हैं, ना कि आगे की साइड। जो आगे की साइड लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग, ऊपर यानी, और जो पीछे की साइड लगते हैं प्रत्यय यानी पीछे। जैसे समाज प्लस इक, सामाजिक। जीव प्लस इक, जैविक। तो जीविक तो कुछ होता ही नहीं शब्द, जैविक भी बनेगा इससे। रसायन प्लस इक, रासायनिक। रा, ध्यान रखना, रा में आ की मात्रा आएगी। रासायनिक, और ना पे ई जो है ना पे चला जाएगा। परिश्रम, परिश्रम का पारिश्रमिक, तो पा की मात्रा आएगी। पारिश्रम पर ई की मात्रा आ जाएगी, तो पारिश्रमिक। अंतर प्लस इक, आंतरिक। आ पे मात्रा आएगी और रा पे छोटी की मात्रा आएगी, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि हर एक में जो पहले शब्द में आ की मात्रा करके इसको हम बड़ा कर देते हैं। पुराण प्लस इक, पौराणिक। इसमें औ की मात्रा है, पौराणिक। पौराणिक नहीं, पौराणिक। नेक्स्ट, प्रकृति प्लस इक, प्राकृतिक। अर्थ प्लस इक, आर्थिक। सार्वजन प्लस इक, सार्वजनिक। इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक। स्वभाव प्लस इक, स्वाभाविक। प्रारंभ प्लस इक, प्रारंभिक। अध्यात्म प्लस इक, आध्यात्मिक। भाषा की बात का जो आपका 3rd क्वेश्चन है वो है, 2
स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तनों को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। तो स्वर और व्यंजन आपने देखा ही होगा, है ना। इसमें ये हमारे क्या है, स्वर। ई की मात्रा इसमें आई है तो ई प्लस और दूसरा भी ई है, तो दोनों ही स्वर हैं, ना कि व्यंजन के का खा गा, इसमें कुछ नहीं आया है, इसमें मात्राएं जो कि स्वर हैं हमारी। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बड़ी की मात्रा बन जाती है, रवींद्र। तो देखो रवि प्लस इंद्र, तो रवि पर हमारा छोटी की मात्रा है, लेकिन जब उनको इंद्र के साथ मिलाते हैं तो रवींद्र, क्योंकि हमारे दोनों स्वर में, दोनों शब्दों में स्वर है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखे। मुख्य रूप से स्वर संधि 4 प्रकार की मानी गई है: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व और या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः आ, ई, उ हो जाते हैं। इसी कारण इन संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, आ की मात्रा। महा प्लस आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने शिक्षक का या शिक्षक को दिखाइए। तो संधि के 4 प्रकार के उदाहरण उसके इस प्रकार से हैं। जैसे दीर्घ संधि में विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। भानु प्लस उदय, भानुदय। मनु प्लस ईश्वर, मनीश्वर। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। शिव प्लस आलय, शिवालय। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। सदा प्लस आचार, सदाचार। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। गुण संधि, अब गुण संधि में क्या होता है, नर प्लस ईश, नरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। अ प्लस ई हो गया ना, महेंद्र। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। नर प्लस ईश, नरेश। गण प्लस ईश, गणेश। ऐसे वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाना, यानी एक मात्रा का इसका बढ़ जाना। तथा प्लस एव, तथैव। सदा प्लस एव, सदैव। मत प्लस एक, मतैक। एक प्लस एक, अकैक। परम प्लस औषधि, परमौषधि। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। भाव प्लस ऐक्य, भावैक्य। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो इस प्रकार से ये आपकी भाषा की बात इसमें समाप्त होती है। और नेक्स्ट इसमें एक और है यण संधि। यण संधि में यदि प्लस अपि, यद्यपि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अति प्लस अत्यंत। सु प्लस आगम, स्वागत। सु प्लस आगत, स्वागत। उपरि प्लस उक्त, उपर्युक्त। सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा। तो ये आपकी यण संधि यानी 4 संधियाँ आपकी इसमें बताई गई थी। चारों संधियों के इसमें उदाहरण हैं। देखिए 4 संधि इसमें थी आपकी, और चारों संधियों के जो उदाहरण हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न अभ्यास था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।